नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। देश ने एक अनमोल रत्न खो दिया। उद्योग जगत से एक ध्रुव तारा छिन गया। भारत ने एक ऐसा लेजेंड खोया है। इंडियन ब्रांड को ग्लोबल बनाने वाले रतन टाटा वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके योगदान को इस वक्त पूरा देश याद कर रहा है। रतन टाटा वो शख्सियत हैं जिन्होंने टाटा को घर घर तक पहुंचाया। देश का शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां टाटा की पहुंच नहीं होगी। नमक से लेकर चाय तक, कार से लेकर हवाई जहाज तक, सुई से लेकर बड़े बड़े ट्रक तक, घड़ी से लेकर एसी तक, दाल से लेकर मसाले तक, सपनों के घर से लेकर 5 स्टार होटल तक, हर तरफ टाटा की मौजूदगी है। इतना ही नहीं, रतन टाटा ने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज का अधिग्रहण कर दुनिया में देश का झंडा बुलंद किया। एक तरफ टाटा ग्रुप को भारत का सबसे बड़ा ब्रांड बनाया, तो अपनी दानशीलता से देशवासियों का दिल जीता। भारत की सबसे बड़ी कंपनी का सर्वे सर्वा होने के बावजूद सादगी की मिसाल कायम कर देना कोई आसान काम नहीं, लेकिन यही तो वो है रतन टाटा। रतन यानी कि अनमोल, रतन यानी कि कोहिनूर। बिजनेस जगत ही नहीं, देश के करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत वो बने। थोड़ी ही देर के बाद रतन टाटा का वर्ली पारसी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी उनका पार्थिव देह नरीमन पॉइंट के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रतन टाटा को अब से थोड़ी देर पहले ही श्रद्धांजलि दी। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने वालों में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी शामिल रहे। हर आम और खास शख्सियत को इस वक्त आप यहां देख सकते हैं। जो रतन टाटा की अंतिम विदाई में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आज हर कोई रतन टाटा को याद कर रहा है, अपने अपने शब्दों में उनके साथ बिताए गए पल या फिर उनसे सीखी हुई कोई बात वो साझा कर रहा है। आज आप इंडिया टीवी के दर्शकों से क्या याद साझा करना चाहेंगे? पहले तो आज पूरा देश नम आंखों से बैठा है, क्योंकि इतना प्यार बचपन से टाटा ही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग था सबके, और इसलिए आज लोगों को दुख हुआ है। वो एक बड़े उद्योगपति थे, सफल उद्योगपति थे। वो 100 देशों में उनका प्रेजेंस था, और रतन टाटा ने अपने 20 साल के कार्यकाल में बहुत बड़ा एक्सपेंशन किया। आपने जैसे वर्णन किया वैसे सब किया, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी उनकी क्वालिटी थी कि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, संवेदनशील इंसान थे। 2008 में होटल ताज पर मुंबई में जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया, उसमें उनके अनेक कर्मचारी हताहत हुए, जख्मी हुए। मुझे ये जब जानकारी मिली कि वो सभी ऐसे लोगों के घर गए, सैकड़ों की संख्या में, घर का क्या स्थिति है और कैसे रिहेबिलिटेशन करना है वो उन्होंने किया। फिर लगभग सबके अंत्येष्टि में वो गए और पूरी व्यवस्था उनको दे दी। तो ऐसा जिसको हृदय है, जिसको कोविड में भी उन्होंने ऐसा ही किया, लोगों को भी खिलाया और कर्मचारियों को भी, किसी को एक पैसे का भी नुकसान नहीं होने। उन्होंने नैनो कार जो निकाली, मैं पुणे में ही रहता हूं, तो पुणे में ही टेल्को है, तो नैनो कार का पहले प्रयोग सारे यही हुए थे। तो वो क्योंकि एक दिन वो जा रहे थे गाड़ी से, तब उन्होंने देखा एक गाड़ी पर, एक स्कूटर पर 2 बच्चे और पति पत्नी 4 लोग बैठे हैं। बारिश हो रही फिर भी वैसे जा रहे हैं, और एक बार देखा कड़ी धूप में भी उनको तकलीफ हो रही है, तो उन्होंने सोचा ये चलना अच्छा नहीं, स्कूटर से ही थोड़े ज्यादा दाम में
उनको गाड़ी क्यों न मिले। तो ये उनकी सोच का मुझे लगता है बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। हजारों वर्कर्स को वो पहचानते थे, नाम से पुकारते थे, वो उनके कल्याण का पूरा ये करते थे। और एक टाटा की विशेषता है क्वालिटी। टाटा है तो कोई क्वालिटी का प्रश्न है ही नहीं, यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो ये एक बड़ा, ये सब तैयार करना है, एथिकल प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस, नीतिमत्ता के आधार पर व्यवसाय करना, वो व्यवसाय बढ़ाना, ये बहुत है। मुझे उनका एक वाक्य बहुत हमेशा लगता है कि those people who spilled stone at you, pick up and make I use it for monument. उन्होंने दूसरा कहा, none can destroy iron because iron steel factory was their important aspect, but its own rust, गंजी खा जाता है लोहे को। तो वैसे उनका कह रहा है, आदमी को भी कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता सिवाय कि उसके मन में जो माइंडसेट है उसका। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आज शायद उन्हीं विचारों की आवश्यकता हर किसी को अपने जीवन में लाने की है, क्योंकि आप पढ़ते बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत बड़े बड़े मापदंड आप स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बात होती है तब नहीं हो पाता है। और इस वक्त जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप देखें। मैं बताता हूँ जी, एक वाक्य बताता हूँ। जी जी। मुझे कभी कभी बहुत दुर्भाग्य लगता है कि इस देश में दुर्भाग्य से एक ऐसा डिस्कोर्स कुछ लोग कर रहे हैं कि जो वेल्थ जनरेटर्स और जॉब जनरेटर्स को विरोध करते हैं, उनको खलनायक के रूप में पेश करते हैं। मैं इंग्लैंड में गया था, तब लैंड रोवर फैक्ट्री को भेंट की थी, तो वहां के सारे गांव वाले और बाकी भी इंग्लैंड में टाटा इज ग्रेट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर, कोविड के दिनों ऐसा सब बता रहे थे। तो ये जो रोजगार पैदा करते हैं, जो संपत्ति का निर्माण करते हैं, वो देश को समृद्ध बनाते हैं, उनके लिए एक विलन है। इसी तरह की भाषा जो होती है, मुझे लगता है वो खत्म होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं दूसरा दर्शकों को तस्वीरें भी बता दूं। इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी यहां पर पहुंचे हैं, वो भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पीयूष गोयल से बातचीत करते हुए उनकी तस्वीरें आपके सामने। अभी थोड़ी देर पहले आमिर खान भी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करे। और वाकई में व्यक्तित्व से सीख लेने की जरूरत है। आज उनका ये व्यक्तित्व ही रहा, हर आम और खास उन्हें याद कर रहा है और अपने अपने तरीके से हर कोई उनकी सादगी की मिसाल दे रहा है। प्रकाश जी, आपका खुद का निजी तौर पर कितनी बार मिलना हुआ या आपकी अपनी भी मुलाकात कभी रतन टाटा जी से हुई हो? आपने उनके व्यक्तित्व को देखकर, उनके आइडियाज, उनके विजन को देखकर क्या सीखा समझा? मैं पर्यावरण मंत्रालय का जब कारोबार देख रहा था, तब 2 बार उनके साथ थोड़ी बात करने का मौका मिला, क्योंकि टाटा के अनेक प्रोजेक्ट्स के फाइल्स बहुत पेंडिंग थे, उसके लिए वो नहीं आए थे। लेकिन हमने अच्छा किया और सब फाइल्स क्लियर किए, तो उन्होंने कहा कि यही काम करने का तरीका है। तो ये ऐसे बहुत उदाहरण है। मेरा व्यक्तिगत में उनको ज्यादा देर मिला नहीं, लेकिन कार्यक्रमों में आते थे तब भी नमस्कार होता था, खैरियत पूछते थे। तो ये मुझे लगता है बड़े इंसान का यही तो दिल होता है। अच्छा, किसी अगर इतनी बड़ी कोई शख्सियत हो जो कि खुद अपने आप में एक बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट भी हो, वो पॉलिटिक्स से अछूता रह जाए। अभी यहाँ पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए थे वो इसी से जुड़ा हुआ कोई एक किस्सा बता रहे थे। मैं जरा पहले सीएम साहब क्या कह रहे हैं वो जरा दर्शकों को सुनाती हूँ, फिर आप वापस आपके पास आती हूँ। प्रकाश, टाटा ग्रुप इज देयर, टाटा सन्स, टाटा टीसीएस, और वो अमूल्य है, इट्स प्राइसलेस।
एंड बहुत ही रेयर किस्म के इंसान, और हम सब उनको बेहद मिस करेंगे। कोई ऐसी मेमोरी जो आप याद करना चाहेंगे, सब बताना चाहेंगे आपके बीच? Even in Hyderabad, one cancer hospital, Baswa Tarakam, he has given some money. कैंसर अस्पताल को लेकर भी नायडू साहब बात कर रहे हैं और उनके विजन की ही, उनके अप्रोच की ही बात कर रहे होंगे, आई एम श्योर। और आमिर खान को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि बहुत ही रेयर पर्सनालिटी थे, ऐसे बहुत ही कम होते हैं। रेयर शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया और वाकई में बड़े रेयर है। अभी थोड़ी देर पहले प्रकाश जी, जब यहाँ पर चर्चा चल रही थी और पॉलिटिक्स की भी बात हो रही थी, तब ममता बनर्जी का भी जिक्र आया और उस जिक्र में ये था कि कैसे उनका रतन टाटा का बड़ा ही इमोशनल प्रोजेक्ट था नैनो का, और वो नैनो प्रोजेक्ट कैसे सिंगूर में इतना बड़ा एजुटेशन शुरू हुआ, एजुटेशन के बाद फिर वो गुजरात कैसे वो शिफ्ट हुआ। बड़े ही ए पॉलिटिकल काइंड ऑफ पर्सन रहे रतन टाटा भी, कोशिश करते रहे, उन्हें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हाँ पॉलिटिशियंस के बीच में भी उनके लिए सम्मान एक बराबर रहा। दो बातें हैं जी। पहले तो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी लाई। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी को रिश्वत देकर उन्होंने कभी काम किया या कोई ऐसा प्रयास भी। हाँ, वो अपने ट्रस्ट के द्वारा जो राजनीतिक पार्टी को सहायता करनी होगी समझो, तो वो चेक से ही पैसे देते थे, कभी कैश का व्यवहार लेन देन कभी किया ही नहीं उन्होंने। और दूसरी बड़ी बात है कि सिंगूर में मैं गया था जब ये आंदोलन जोर पे था, तो सामने दिख रहा था कि इतना बड़ा कल कारखाना हो रहा है, वो अब जाए। तो उन्होंने रातों रात निर्णय लिया और सभी, बहुत बड़ी सामग्री थी वहाँ, सब एक सप्ताह में सारा शिफ्ट किया। और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उसमें उन्होंने जो जो अपेक्षाएं थी टाटा की भी, किसी भी राज्य से, वो तो पूरी की। और साणंद में आज जिस तरह से वो केंद्र बना है, अब नैनो का उत्पादन बंद हुआ है, लेकिन बाकी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स, नए काम वहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक पूरा हब बन गया सानंद। ये चर्चा में जरूर आया। ये दो विजनरी लीडर्स की अप्रोच थी जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया। एक रतन टाटा जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, इसलिए हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उनकी कही हुई, उनकी की हुई बातों को याद कर रहा है। प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए, बातचीत के लिए। और लगातार इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे दो सहयोगी दिनेश मौर्य और सचिन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरीमन पॉइंट पे दिनेश मौर्य की मौजूदगी है और सचिन चौधरी इस वक्त वर्ली पर मौजूद हैं, क्योंकि थोड़ी देर में आप जानते हैं कि अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं को भी पूरा किया जाएगा। उससे पहले सभी गणमान्य यहाँ पर और आम जनता भी रतन टाटा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। राजकीय शोक का पहले ही घोषणा कर दी गई है। सचिन, इस वक्त जो तैयारियां की गई हैं वो थोड़ा बताएं, वहां पर क्या हलचल है वो जरा तस्वीरें दिखाएं और लोग किस तरीके से याद कर रहे हैं रतन टाटा को। जी बिल्कुल मीनाक्षी, ये वर्ली शमशान भूमि की तस्वीर मैं आपको सीधे दिखाना चाहूंगा। वर्ली के शमशान भूमि के बाहर भारी पुलिस बंदोबस्त जो है लगाया गया है, रास्ते को खाली कराया जा रहा है और थोड़ी देर बाद जो है मीडिया को भी अंदर प्रवेश दिया जाएगा। करीबन 4 बजे के आसपास जो है उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा। 3:30 बजे के बाद जो है एनसीपीए से उनका पार्थिव शरीर जो है यहाँ के लिए प्रस्थान किया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए। तो यहाँ पर टाटा उद्योग समूह के लोग हैं, बीएमसी के लोग हैं, मुंबई पुलिस के बड़ी तादाद में लोग मौजूद है और लोग नम आंखों से जो है रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके बड़े बड़े बैनर्स यहाँ पर लग गए हैं। चाहे आम जनता हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, हर कोई, हर वर्ग का आदमी जो है आज बिल्कुल शोकाकुल है। और उनको जिस तरह से शख्सियत थे रतन टाटा, उनकी यादों को बस अब लोग जो है याद कर रहे हैं। यहाँ की जो प्रक्रिया में है आपको बता देना चाहूँगा मीनाक्षी जी कि यहाँ पर करीबन 200 लोगों को अंदर छोड़ा जाएगा, जिसमें से कई लोगों का आना शुरू हो गया है। खास तौर पर जो टाटा समूह के बहुत पुराने लोग हैं, जो पूर्व एम्प्लॉय भी है, वो भी अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर पारसी रीति रिवाज से जो है आप उनका। सचिन हमारे साथ बने रहे, पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं दर्शकों को।
say that this is one of the most tragic days for the country. We have not only lost a legend, a true nationalist, son of the soil who believed in the Bharat story, passionate about his work, simple in his lifestyle, rich in his values, and yet so humble that only last week when I was in New York at a Taj hotel, the lady who was running the lifts, the lift woman, was very proudly telling me that I am a friend of Mr. Ratan Tata and he had invited me to visit India. I have visited India for 1 week as a guest of Ratan Tata. The lift woman at one of their hotels. That was the character of the person. Of course, in the business world, he's left behind a legacy which will be very difficult for anybody to beat in many lifetimes. He started with great trial and tribulation. Of course, he worked his way up, no privileges. Right from the shop floor, his days in Tata Motors, running from one department to the other, days on the shop floor of Tata Steel. But his humaneness has remained with him throughout his life. So much so that when Tata Steel reduced some of their manpower, they made sure that every person who was not required got full salary for the rest of his working years. Despite very adverse circumstances, he made a mark for himself right from the beginning. He took the Tata name across continents. The acquisition of Chorus, the acquisition of Tetley in UK, the acquisition of Jaguar Land Rover was much debated, but he had the courage of conviction that India and Indians can succeed internationally. And each one of those companies is also today a jewel in the crown. TCS is a product of his times, his leadership. Chandra, and before that Ramadurai, and before that Kohli, they all ran that admirably. But the common factor through the TCS journey was Ratan Tata. हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य भी जुड़ गए हैं। अभी जो बात पीयूष गोयल कर रहे थे उसी बात से मुझे एक और किस्सा याद आ गया जो मैं अभी हाल के दिनों में लगातार पढ़ रही थी रतन टाटा के बारे में। दिनेश, वो कमाल की शख्सियत थे। अपने साथ काम करने वाले लोगों को लेकर वो कितने ज्यादा आत्मीय थे, एक घटना से पता चलता है। बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी थी कि उन्हें प्लेन उड़ाने का भी लाइसेंस मिला हुआ है, उनके पास वो इख्तियार भी था। पुरानी बात हो गई, उनके कंपनी के ही एक मैनेजर की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें तुरंत एयर एम्बुलेंस के जरिए पुणे से मुंबई लाना था। लेकिन उन दिनों क्योंकि रविवार का दिन था और कोई और तरीका मिल ही नहीं पा रहा था, एयर एम्बुलेंस के लिए कोई पायलट नहीं मिल पा रहा था, और उस वक्त रतन टाटा ने यह तय किया कि वो खुद प्लेन फ्लाई करेंगे और एयर एम्बुलेंस से अपने उस कुलीग को वो मुंबई पहुंचाएंगे। हालांकि वो अलग बात है, बाद में एयर एम्बुलेंस के लिए पायलट की व्यवस्था हो गई और रतन टाटा को प्लेन फ्लाई नहीं करना पड़ा। लेकिन कितने आत्मीय व्यक्ति वो रहे हैं और अपने कुलीग्स के, अपने साथ काम करने वाले कर्मचारी, अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए वो क्या फील करते थे, इस घटना से समझा जा सकता है। रतन टाटा की पहचान डॉग लवर के तौर पर भी होती है। इससे लेकर कई किस्से हैं, आज मैं आपको उन्हीं में से एक और किस्सा बताती हूँ। बात साल 2018 की है। ब्रिटेन के राज परिवार ने एक अवार्ड की घोषणा की। रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने का ऐलान किया गया। अवार्ड समारोह बकिंघम पैलेस में होना था और ये अवार्ड खुद किंग चार्ल्स अपने हाथों से देने वाले थे। लेकिन उसी दिन रतन टाटा के डॉग्स बीमार हो गए।
उनकी देखभाल करना बहुत जरूरी था और इसी वजह से रतन टाटा ने अवार्ड सेरेमनी में जाने से इनकार कर दिया। आखिरी मोमेंट पर सारी चीजें तय करने के बाद उन्होंने इनकार किया। उन्होंने अवार्ड की जगह अपने डॉग्स की देखभाल को करना जरूरी समझा। इतना ही नहीं, स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी रतन टाटा ने बहुत काम किया। अब आप ये सोचिए, ये इस व्यक्ति का व्यक्तित्व ही था कि बकिंघम पैलेस में जब इस बारे में इत्तला पहुंची तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बाकायदा इनके लिए तालियां बजवाई गई कि हम एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करने का सोच रहे हैं जिन्होंने अपने पेट्स के लिए इस तरीके की दरिया दिली दिखाई। वाकई में बड़ी बात है, बड़े लोग होते हैं, इसे कहते हैं बड़े लोग होना। उन्होंने मुंबई के लग्जरी होटल ताज के सभी कर्मचारियों को यह सख्त आदेश दे रखा है कि अगर कोई आवारा कुत्ता होटल में घुस आए तो उसका ख्याल रखा जाए कि उसे डंडे से मार पीट करके भगाए नहीं। तभी तो राज्यसभा सांसद और इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति भी उन्हें एक लेजेंड बताती हैं। मैं उनकी कंपनी में काम किया, मेरा करियर उधर ही शुरू हुआ। मैं उनको 94 में लगता है मैं एक बार मिली थी, पहली बार वो जाके उनके ऑफिस में मिली थी और मुझे वो सुधा ऐसे संबोधित करते थे। उनका दिल बहुत बड़ा था और उनका रूप सुंदर था, उनका दिल भी उतना ही बहुत सुंदर था। वो ट्रू टाटा थे, कंपैशन में लोगों के बारे में मदद करने के लिए, लोगों के बारे में सोचने के लिए, और बहुत क्लीन उनके माइंड था। ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे ये इतना सालों के प्रयाण में मैं उनको एक ही ऐसे व्यक्ति को देखा है। उनका बुद्धि और जीभ और हृदय ऑल तीन एक ही था। क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हृदय में है, वो सब हाथ में है। रतन टाटा अपने कर्मचारियों को स्टाफ की तरह नहीं बल्कि परिवार की तरह मानते थे। उनके हर सुख दुख का ख्याल रखते थे। कहा यह जाता है कि कर्मचारियों के लिए वो एक बार गैंगस्टर्स से भी जा भिड़े। ये वाकया था साल 1980 का। झारखंड के जमशेदपुर में टाटा का प्लांट है जहां एक गैंगस्टर कर्मचारियों को अक्सर डरा रहा था, धमका रहा था। कई बार कर्मचारियों से मारपीट भी हुई। बताया जाता है कि गैंगस्टर की नजर कर्मचारी यूनियन के पैसों पर थी क्योंकि कर्मचारी यूनियन के पास बहुत पैसा था और इस बात की जानकारी रतन टाटा को मिल गई। रतन टाटा खुद जमशेदपुर प्लांट पहुंचे और कई दिनों तक वहां पर कर्मचारियों के साथ रुके, उनका हौसला बढ़ाया और आखिरकार गैंगस्टर को गिरफ्तार करवा कर माने। इसलिए तो बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला भी ये कहते हैं कि उनसे सीखने की जरूरत है। बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो ज़िंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7। He's an outstanding person. अब आप देखिए कि चाहे रतन टाटा के काम, उनकी कंपनी में काम करने वाला कोई कर्मचारी हो या फिर उनका अपना कोई मैनेजर हो, जो कहानी अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सुना रही थी, वाकया साल 2004 का है। पुणे में टाटा मोटर्स के एमडी प्रकाश तेलंग की तबीयत खराब हो गई। उन्हें बेहतर इलाज के लिए मुंबई ले जाना था। अगर सड़क के रास्ते ले जाते तो काफी वक्त लगता। एयर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तब इस बात की जानकारी जब रतन टाटा को मिली तो उन्होंने खुद, चूंकि वो एक ट्रेन्ड पायलट रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो प्लेन उड़ाकर ले जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि तब तक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो गई थी और फिर उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए ले जाया गया। लेकिन जरा सोचिए स्टाफ को लेकर वो कितना संवेदनशील थे। बीजेपी सांसद और बिजनेसमैन नवीन जिंदल के पास रतन टाटा को लेकर क्या यादें हैं, वो भी सुनिए। रतन टाटा जी ने पूरा अपना जीवन देश की सेवा में लगाया। उन्होंने औद्योगिकरण के अंदर देश को स्टील के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। गाड़ियों को बनाने के लिए, एयरलाइंस, उन्होंने बहुत से फील्ड्स के अंदर उन्होंने बहुत काम किया
और उनका जाना निश्चय ही हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। और लेकिन मैं समझता हूँ जो उन्होंने काम किया है, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए हैं, तो वो इंस्टीट्यूशंस, उनका किया हुआ काम वो हमेशा देश के लिए काम करता रहेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो कि हमेशा रहेंगे। रतन टाटा ने कभी भी अपने एथिक्स के साथ कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी कभी हिंदुस्तान का झंडा झुकने नहीं दिया। ऐसी ये कहानी उनकी फोर्ड के मालिक के अपमान से बदला लेने वाली भी है। दरअसल रतन टाटा ने साल 1998 में पहली स्वदेशी कार इंडिका लॉन्च की थी, लेकिन ये कार बाजार में अपनी जगह नहीं बना पाई और टाटा मोटर्स को भारी घाटा हुआ। इसके बाद उन्होंने इसे बेचने का फैसला कर लिया। वो अपनी टीम के साथ अमेरिका में फोर्ड के दफ्तर जा पहुंचे, जहां फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड से करीब 3 घंटे तक उनकी बातचीत चली। इस दौरान फोर्ड ने कहा कि रतन टाटा को कार बनाना छोड़ देना चाहिए। उन्हें कार मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। इसे रतन टाटा ने अपनी बेइज्जती समझा और वो वापस डील कैंसिल कर मुंबई लौट आए। टाटा मोटर्स को फिर से मुनाफे में लाने में पूरी जी जान से जुट गए और फिर वक्त बदला। फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर पहुंची। साल 2008 में रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार जगुआर और लैंड रोवर खरीदकर फोर्ड से अपना हिसाब पूरा कर लिया। उसके बाद से पैसेंजर सेगमेंट में भी टाटा मोटर्स की दुकान चल निकली और आज टाटा मोटर्स की वैल्यू 3.46 लाख करोड़ है। जब से उन्होंने टाटा सन्स की चेयरमैनशिप संभाली है, टाटा सन्स में वेल्थ क्रिएशन जो है 20 गुना बढ़ा है। और आप हमारी इकोनॉमी का कोई भी क्षेत्र देख लें तो उनका योगदान मैं समझता हूँ एक किस्म से एक नया टेम्पलेट है। सिर्फ उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर को ग्रो नहीं किया, उनका जो योगदान है आप देश की विकास के लिए 1991 जब उन्होंने दायित्व संभाला टाटा सन्स का, दैट वाज आल्सो द ईयर जब हमने लिबरलाइजेशन की इकोनॉमी की, और ही इज वेरी मच पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। टाटा सन्स ने फॉरेन एसेट्स एक्वायर करने शुरू किए। उनका जो होटल ब्रांड है वो मैं समझता हूं कि दुनिया में जो भी होटल ब्रांड्स है उसमें एक इट ऑक्यूपाइज प्राइड ऑफ प्लेस। और भी दुनिया में लोगों ने बिजनेस एम्पायर्स बनाए, पर उन्होंने बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ उनका जो ह्यूमैनिटेरियन काम है, जो उन्होंने फिलैंथ्रोपी में काम किया, जो उनकी ट्रस्ट्स है, they have reached out to millions of people and affected their lives properly. रतन टाटा की बिजनेस पर्सपेक्टिव की तो हमने खूब बात की। बात उनके निजी जीवन से भी जुड़ी हुई। रतन टाटा की लव स्टोरी के बारे में हर कोई जानना चाहता है। उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनको अपने जीवन में 4 बार अलग अलग लड़कियों से प्यार जरूर हुआ। ये बातें खुद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कही। इसमें उन्होंने आखिरी लड़की का जिक्र किया। उन्होंने बताया था कि जब अमेरिका के लॉस एंजल्स में नौकरी कर रहे थे, उस वक्त उनकी दोस्ती वहां पर काम करने वाली एक अमेरिकी लड़की से हो गई थी। बात शादी तक भी पहुंच गई थी, लेकिन रतन टाटा की दादी उस वक्त बीमार पड़ गई। वो अपनी दादी से बहुत करीब से जुड़े हुए थे। दादी के फोन पर वो भारत आ गए और इसी बीच 1962 का भारत चीन युद्ध भी शुरू हो चुका था। नतीजा ये हुआ कि ना लड़की भारत आ पाई और ना रतन टाटा वापस लॉस एंजल्स जा पाए। और जिस लड़की के साथ वो शादी करने का सपना देख रहे थे, उनके परिवार वालों ने किसी दूसरे लड़के से उनकी शादी कर दी। आज जब रतन टाटा हम सबको छोड़कर चले गए हैं, तो पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। रतन टाटा का जाना सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के उद्योग जगत में एक अपूरणीय क्षति है। भारत के लिए तो है ही। टाटा समूह को एक नए शिखर पर रतन टाटा ले गए। दुनिया के लगभग 100 देशों में अपने कारोबार का विस्तार किया और इस वर्ष मार्च 24 में उनका रेवेन्यू $165 बिलियन
ये टाटा समूह का रेवेन्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर रक्षा से लेकर के आपके अनेक नए क्षेत्रों में, विमान के क्षेत्र में, विमानन सब में टाटा का विस्तार हुआ। हमेशा अपने आसपास के लड़कों को उत्साहित करना, उन्हें आगे ले जाने के लिए प्रेरित करना और समाज सेवा के लिए प्रेरित करना, ये उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। रतन टाटा केवल फौर्मी स्वभाव के नहीं थे, वे काफी सच्चे इंसान थे। उन्हें तारीफ से गुरेज नहीं थी और झूठी तारीफ तो वो सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ऐसा ही एक वाकया इस साल T20 वर्ल्ड कप के दौरान हुआ, जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया। अफगानिस्तान के राशिद खान मैन ऑफ द मैच चुने गए। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैल गई कि रतन टाटा ने राशिद खान को 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर रतन टाटा की वाहवाही भी होने लगी, लेकिन रतन टाटा सामने आए। उन्होंने खबरों का खंडन किया और कहा कि वो किसी भी प्लेयर को एक पैसा नहीं दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। तभी तो आज हर कोई रतन टाटा को याद कर रहा है, क्योंकि वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। महान उद्योगपति, राष्ट्र सेवा और मानवता के लिए सदैव संवेदनशील और समर्पित व्यक्तित्व के धनी श्रीमान रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। स्वर्गीय रतन टाटा का जीवन अपने आप में एक पूरे विश्वविद्यालय के समान है, जिन्होंने जीवन में बड़े सपने देखे और सपने नहीं देखे उनको पूरा करके भी दिखाया। और संवेदनशीलता तो ऐसी कि मोटरसाइकिल पे 3-4 बच्चों के साथ जाते हुए व्यक्ति को देखते हैं तो कल्पना करते हैं कि गरीबों को भी कार मिलना चाहिए। तो ये लखटकिया कार का स्वप्न देखा, 1 लाख में कार मिलना चाहिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनको जमीन उपलब्ध करा करके भारत में नैनो कार की भी उनके माध्यम से सौगात दी। प्रकार से उनकी शख्सियत है, ये सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा दुखद क्षण है। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं और हर कहानी में कोई ना कोई सीख जरूर है। नरीमन पॉइंट से हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य जुड़े हुए हैं। सचिन चौधरी इस वक्त वर्ली पे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, आप इतनी सारी कहानियां खुद लोगों से सुन रहे होंगे, खास लोगों की बातें तो हमने सुन ली, लेकिन जो आम लोगों से आप सुन पाए हैं, क्या और जानकारी आपको मिली है? देखिए, हम चूंकि कहानियों का जिक्र कर रहे हैं तो जो मेरे सामने एक घटना हुई मैं उस कहानी को बयां करना चाहूंगा। साल 2008 में जब आतंकी हमला हुआ था होटल ताज पर, उस घटना के बाद ताज की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। एडिशनल फोर्स को मंगाया गया था और जो फोर्स आई थी वो मुंबई के बाहर से थी। और चूंकि दिन रात थ्रेट परसेप्शन ज्यादा था, इसलिए 24 घंटे वहां पर पुलिस वालों को वहां पर सुरक्षा करनी पड़ती थी। ऐसे में चूंकि तमाम जो पुलिस के जवान रहते थे वहां पर सुरक्षा के लिए, उनके पास सोने के लिए, आराम करने के लिए कोई जगह नहीं होती थी। तो ताज के ठीक सामने गेटवे ऑफ इंडिया है और उसी गेटवे ऑफ इंडिया के परिसर में वहां सीढ़ियों पर ये तमाम पुलिसकर्मी सोते थे, वहीं खाना खाते थे, वहीं पर अपने कपड़े तक उन्हें चेंज करना पड़ता था। ऐसे हालात थे उस दौरान सुरक्षा को लेकर। और जब ये खबर मीडिया में आई और जैसे पब्लिक अखबारों में दिखाया, छापा गया, टीवी पर आया और जब ये जानकारी रतन टाटा को मिली तब वो बहुत ज्यादा नाराज हुए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि जितने पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात है उनके रहने की व्यवस्था होटल ताज में की जाए और किसी भी पुलिसकर्मी को इसके बाद जो भी सुरक्षा में तैनात होगा उसे गेटवे ऑफ इंडिया पर रहने नहीं दिया जाएगा। वो सभी जितने समय तक चाहे जो भी उनके ड्यूटी आवर्स होंगे, आराम करना होगा या खाने की व्यवस्था होटल ताज में की जाएगी। जरा आप सोचिए, जो पुलिसकर्मी नए नए रिक्रूट हुए थे या फिर जो बाहर के शहर से मुंबई आए थे सुरक्षा करने के लिए, उन्हें देश के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में का कमरा देना, यह बताता है कि रतन टाटा मानवीय भावनाओं को लेकर कितने संवेदनशील थे। जो पुलिसकर्मी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इन्हीं मानवीय भावनाओं से जुड़ी हुई एक और जानकारी जो दर्शकों को पता होनी चाहिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इतने सालों से चल रही ये एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसा संस्थान है जिसमें से आज तक एक भी व्यक्ति को नौकरी से नहीं निकाला गया है। यहाँ तक कि 2020 में जब भारत में वो समय आ गया था कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज की छटनी की थी, उस वक्त भी पूरी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में से एक भी एम्प्लॉय को
जॉब से नहीं निकाला गया। तो ये वो मानवीय पहलू है जिसका जिक्र होना चाहिए।